हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी आपका मेरा हम सबका चहीता टोनी स्टार्क, बोले तो मिस्टर आयरन मैन। हाँ जी, क्या आयरन मैन का सूट बनाया जा सकता है? वेल जवाब है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब इससे पहले कि आप मेरे द्वारा बताई गई मिस्त्रीगिरी के ऊपर पर्चे भरने की तैयारी शुरू कर दो, बोले तो नोट्स बनाने की तैयारी करने लगो, जरा पूरी बात सुन लो, अच्छे से समझ लो। देखो अब मैं आपको सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। जब भी किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की बात आती है जो नोवल है, बिल्कुल नई है, तो उसके पीछे काम करने वाली फिजिक्स में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या फिजिक्स के नियमों को बिना तोड़े उस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा सकता है, और अगर इसकी संभावनाएं मिलती हैं तो उस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के ऊपर काम किया जाता है। अब यही सेम सिद्धांत आयरन मैन के सूट पर भी लागू होता है। अगर आयरन मैन का सूट फिजिक्स के नियमों के अंदर रहकर काम कर सके तो बिल्कुल उसको बनाया जा सकता है। तो अब आता है सवाल, क्या आयरन मैन का सूट विज्ञान के नियमों के अंदर आता है, मतलब बिना किसी नियम को तोड़े बनाया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तीन में से एक बात जरूर होगी, या तो आप आयरन मैन के फैन हैं, या आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, या फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। लेकिन पर्सनली मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था। उसका कारण ये है कि आयरन मैन का सूट कैसे नहीं बनाया जा सकता, इस बात को साबित करने के लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। लेकिन वो कैसे बनाया जा सकता है, इसे साबित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पर चिंता ना करो, आपको दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा। 1 मई 2008 को जब पहली आयरन मैन मूवी रिलीज हुई, तब मैं बिल्कुल नया इंजीनियर बना था, और अपने को ऐसा लगा कि भाई साहब इंजीनियर हो तो ऐसा, मैं भी जाके इंडस्ट्री को सर पे उठा दूंगा। और यहीं से मैं टोनी स्टार्क का फैन बन गया था। इंडस्ट्री तो सर पे ना उठी, पर हाँ एक बात समझ में जरूर आ गई, असल जिंदगी थोड़े अलग तरीके से काम करती है, और यही चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, क्या पता भविष्य में आप आयरन मैन सूट बना दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद बहुत लोगों के दिमाग में इस चीज के बीज बोने जा रहे हैं। मोटा मोटा आयरन मैन का सूट 6 बेसिक सिद्धांत पर काम करता है। पहला, उसकी टफनेस, यानी कि उसका मटेरियल, वो कितना टफ है, कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, सूट की स्ट्रेंथ, यानी कि किसी चीज को उठाने की उसकी क्षमता, भार झेलने की क्षमता, वो ताकत कहां से पैदा करता है, कैसे पैदा करता है। तीसरा, उसके उड़ने की क्षमता, यानी कि फ्लाइट पावर। चौथा, उसका कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एआई। पांचवा, उसका पावर जनरेशन सिस्टम, यानी कि पावर सोर्स। और छठा है उसका वेपन सिस्टम। अगर ये सारी चीजें उस सूट के अंदर फिट की जा सके, एक साथ की जा सके, तो आयरन मैन सूट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इन 6 की 6 चीजों को विज्ञान के दृष्टिकोण से बिना एक भी नियम तोड़े हमें उस सूट के अंदर फिट करना है। और अगर ऐसा हो गया तो जी मुबारक हो, सूट बनकर तैयार है। तो शुरुआत करते हैं टफनेस से। अगर सूट का मटेरियल टफ ना हो तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तो सवाल आता है ये कि आयरन मैन का सूट कितना टफ था। तो जरा ये क्लिप देख लो। अब जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, आयरन मैन सूट के ऊपर एक टैंक की शेल से वार किया गया, लेकिन काले पीले निशान के अलावा बाकी और कोई भी फर्क उस सूट पर नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ तक कि बंदे ने, बोले तो टोनी स्टार्क ने, अपनी एक छुटकू मिसाइल से पूरा का पूरा टैंक भी उड़ा दिया। अब यहाँ से एक बात तो साबित हो गई कि टोनी स्टार्क का सूट, यानी आयरन मैन सूट, इसका मटेरियल बहुत टफ था। तो आखिर किसी मटेरियल से बनाया गया आर्मर कितना टफ है, ये हमें कैसे पता लगता है? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सुनो ध्यान से। तो भैया इसके लिए की जाती है मटेरियल टेस्टिंग, जिसके ऊपर पूरा लंबा चौड़ा पर्चा मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में जब आर्मर डिजाइन किया जाता है तो उसके मटेरियल का चुनाव कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी एक अंदाजे के लिए, ये जो आयरन मैन के सर पर जाकर ये गोला लगा था, आखिर इसके पास कितनी एनर्जी होगी जिसे ये सूट झेल गया? तो जी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। अगर किसी 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे के टुकड़े पर 50 ग्राम की गोली को चलाया जाए, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस लोहे के टुकड़े के आर पार निकलने के लिए उस गोली के पास 2000 जूल की एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी निकली कहाँ से? कोई तो फॉर्मूला होगा। हाँ जी बिल्कुल है। अगर हम आर्मर की टफनेस, आर्मर की थिकनेस और जिस गोली से उस आर्मर पर हमला किया जा रहा है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी ये वही एनर्जी होगी जो उस आर्मर को भेदने के लिए चाहिए। अब देखो, टोनी पर हमला किए गए गोले का एरिया, ये तो टोनी के कंट्रोल में नहीं था। अब बचती हैं 2 चीजें, एक तो आर्मर की थिकनेस और दूसरा उसकी टफनेस। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आर्मर की थिकनेस को बढ़ा दिया जाए तो सूट का वजन भी बढ़ जाएगा और उसे लेकर उड़ने में दिक्कत आएगी। तो यानी कि थिकनेस को भी टोनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता था। अब आते हैं तीसरी चीज पर, और ये है उस आर्मर की टफनेस। अब जाहिर सी बात है, हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो जबरदस्त टफनेस रखता हो, और वो कहाँ से मिलेगा? भाई साहब मटेरियल साइंस से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, हमें भी पढ़ाया गया था। अगर उसकी अच्छी खासी महारत हासिल है तो शायद ऐसा कोई मटेरियल ढूंढा जा सकता है जिसकी थिकनेस कम से कम हो और टफनेस ज्यादा से ज्यादा हो। अब अगर भविष्य में
ऐसा कोई मटेरियल मिल गया तो समझो टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट का आर्मर तैयार हो जाएगा। अब सवाल आता है ये कि टोनी को इस बात का कैसे पता कि कौन सा मटेरियल चुनना है? तो जी उसका जवाब भी खुद मार्वल वालों ने ही दिया है। टोनी स्टार्क के पास डुअल डिग्री थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और मैकेनिकल इंजीनियर्स को ये बात अच्छे से पता है कि आर्मर की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो जी सूट के मटेरियल का चुनाव तो हो गया, अब बढ़ते हैं दूसरी चीज पर। आखिर सूट के अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि वो भारी भरकम सामानों को बड़े आराम से उठा सकता था? क्योंकि ये बात तो आप जानते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, तो जाहिर सी बात है ये ताकत तो वो सूट ही पैदा कर रहा था। लेकिन कैसे? अब देखो हमारे शरीर में जो भी जोड़ है यानी कि जॉइंट्स हैं, उनकी एक रेंज ऑफ मोशन है। अब टोनी को क्या करना था? ऐसी मोटर्स का चुनाव करना था और सूट में उन्हें ऐसी जगह फिट करना था जो बिल्कुल हमारे जॉइंट्स के साथ अलाइन हो जाए। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि सूट भी वहीं से मुड़ेगा जहां हमारा जॉइंट है, यानी कोहनी का, घुटने का, कंधे का, हाथ का, जहां जहां हमारे शरीर में जॉइंट हैं, इन सारी जगहों पर हमें एक मोटर चाहिए थी। एक ऐसी मोटर जो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क पैदा कर सके और बहुत जल्दी कर सके। अब ये टॉर्क क्या चीज है? तो जी आसान भाषा में बता देता हूँ। अगर आप गाड़ी में धक्का लगा रहे हो और वो सीधी चल रही है तो इसका मतलब आपने एक फोर्स लगाई और गाड़ी सीधी चली। अब अगर यही फोर्स आप किसी चीज को गोल घुमाने पर लगा दो, जैसे चाबी पाने की मदद से नट बोल्ट को कसना या ढीला करना, तब हम इसी फोर्स को टॉर्क कहेंगे। यानी कि वो ताकत जो किसी चीज को गोल घुमा सके उसे टॉर्क कहते हैं। अब क्योंकि जॉइंट्स घूमते हैं तो घुमाने का काम करेगी मोटर, और टोनी को चाहिए ऐसी कुछ मोटर जो उसके सूट में जॉइंट की जगह पर इस्तेमाल की जा सके। अब यहाँ पर लोगों की अलग अलग पसंद हो सकती है। कुछ लोग हाइड्रोलिक मोटर का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ लोग BLDC का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ब्रशलेस DC मोटर या DC सीरीज मोटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर मुझे चुनना हो तो मैं BLDC चुनूंगा। अब इसका फायदा ये है, एक तो छोटा साइज है, दूसरा हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, गर्मी कम पैदा करेगी, मेंटेनेंस कम है और अलग अलग साइज में बनाई जा सकती है। तो अगर किसी तरीके से ये मोटर्स उस सूट में जॉइंट वाले हिस्से पर लगा दी जाएं, तब जी आपको ताकत मिल जाएगी, काफी ताकत मिल जाएगी। अभी तक हमने दो चीजों के बारे में बात करी है और दोनों ही चीजें विज्ञान के नियमों के हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल हैं। अब चलते हैं तीसरी चीज पर, और वो है फ्लाइट की ताकत, यानी कि उड़ने की क्षमता। तो देखो भैया, इसके लिए तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की नॉलेज चाहिए नहीं, जेट इंजन का प्रयोग करना है। ऐसे छोटे मिनिएचर जेट इंजन जो जबरदस्त थ्रस्ट पैदा कर सकें। और आजकल आपने इस तरह के जेट इंजन देखे भी होंगे, वो देखे ना हाथों और पैरों में जेट इंजन लगाकर लोग उड़ते हुए। तो बस हमें इन्हें और छोटा करना है और सूट में अलग अलग जगह पर लगाना है, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग इस चीज पर काम कर रही है। यानी कि जेट इंजन को छोटा सा छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जी जेट इंजन तैयार हो गए, सूट में लग भी गए। अब आते हैं AI सिस्टम पर। जैसा कि आप जानते हो कि टोनी जारविस से बात करता था। अब आजकल मार्केट में इतने सारे AI हमें रोज देखने को मिलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो एलोन मस्क का न्यूरालिंक भी आ गया है, यानी दिमाग सीधा AI या इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, बिल्कुल वॉइस कमांड देकर, जैसे अमेज़न के अलेक्सा कंट्रोल होती है। तो AI और कंप्यूटर सिस्टम भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं वेपन सिस्टम पर। अब जैसा कि आप जानते ही हो कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रोज कोई ना कोई नए वेपन की टेस्टिंग होती ही रहती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे छोटे छोटे मिनिएचर वेपन्स की भी टेस्टिंग होती होगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। हो सकता है छोटा सा कोई रॉकेट हो या छोटी मिसाइल हो। ये उदाहरण ही देख लो, इस छोटी सी मशीन का इस्तेमाल ICBM को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। ICBM बोले तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था ये। जब अमेरिका की रातों की नींद उड़ी हुई थी, उसे लगता था कि हर मिसाइल जो हवा में है वो अमेरिका पर ही आकर गिरने वाली है। सोवियत यूनियन का डर ही ऐसा था। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो सूट की टफनेस, उसके काम करने की क्षमता यानी कि पावर, फ्लाइट की कैपेबिलिटी, AI सिस्टम और वेपन सिस्टम, ये बनाना बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें सूट के अंदर फिट की जा सकती हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो है सूट का पावर सोर्स, यानी कि आर्क रिएक्टर। और इसे साबित करने में मेरे भी मतलब ये समझ लो दिमाग का दही हो गया था। और इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से सही साबित करने के लिए बहुत मेहनत लगी है भाई। देखो पिछले 3-4 दिन से मैं लगातार इंटरनेट की खाक छान रहा था कि कोई मुझे ऐसा पावर सोर्स मिल जाए जो इतना छोटा हो और इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा कर सके। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कितनी ऊर्जा पैदा करता था ये आर्क रिएक्टर? तो भाई साहब मेरी कैलकुलेशन नहीं है, टोनी स्टार्क के खुद के शब्द हैं। लगभग 3 गीगाजूल पर सेकेंड। What could it generate? If my math is right, and it always is, 3 gigajoules per second.
भाई साहब 3 गीगा जूल पर सेकंड का मतलब है एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर। हाँ जी, एक एवरेज साइज न्यूक्लियर रिएक्टर इतनी ही ऊर्जा जनरेट करता है। अब आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर को इतने छोटे साइज में कैसे लेकर आओगे? यहाँ फंस गया था मैं भी। पर भाई साहब, जो हार मान जाए वो इंजीनियर कैसा। तो अपन ने भी हार नहीं मानी और मेरी मदद के लिए फिजिक्स के फूफा खुद ही आ गए, यानी कि अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि बेटा तू चिंता ना कर, तेरे को इस मुसीबत से निकालने का जुगाड़ अपन बहुत पहले ही करके जा चुका है। जरा मेरी इक्वेशन पे ध्यान दे, तेरा काम हो जाएगा। और जैसे ही ये चीज मेरे दिमाग में आई, भाई साहब सच बता रहा हूँ, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा हम कोई टोनी स्टार्क से कम है क्या। अब बनाया आर्क रिएक्टर और बहुत जल्दी ही ये गलतफहमी दूर भी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे ये भाई साहब कुछ अपनी ही खिचड़ी पका रहा है, पता नहीं क्या घुमा फिरा के बातें कर रहा है। अरे कुछ हमें भी बता दो, हम भी आप ही के पार्टी से हैं, विरोधी कीर्तन मंडली में नहीं है। अगर आपके मन में ये विचार चल रहे हैं तो सुनो, सारी चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एक बड़ी ही फेमस इक्वेशन है एनर्जी मास इक्विवेलेंस की, यानी E=mc²। अब देखो आर्क रिएक्टर के हिसाब से वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के बराबर ऊर्जा जनरेट कर रहा था। ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टोनी स्टार्क है, कुछ भी बना सकता है। लेकिन क्या फिजिक्स के नियम इतनी ऊर्जा जनरेट करने को अलाउ करते भी हैं? ये था उस चीज के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। अगर इतनी ऊर्जा जनरेट की जा सकती है, फिजिक्स के नियमों के अंदर रहकर की जा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि आर्क रिएक्टर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर फिजिक्स के नियम इतनी ऊर्जा पैदा करने के खिलाफ हैं, तो आर्क रिएक्टर बनाया ही नहीं जा सकता। अब फिजिक्स के नियमों के हिसाब से किसी भी फ्यूल को ले लो, मान लो कोई भविष्य का फ्यूल है जो आज अभी तक खोजा नहीं गया है। मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? एक समय ऐसा था जब न्यूक्लियर फ्यूल की भी खोज नहीं हुई थी, तब हम यही मानते थे कि भाई साहब किसी भी चीज से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूल मिला, सारी चीजें बदल गई। अब मान लेते हैं कि भविष्य में हमें कोई ऐसा एनर्जी सोर्स मिल जाए जो बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सके, तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि आखिर किसी फ्यूल सोर्स से फिजिक्स के नियमों के हिसाब से मैक्सिमम कितनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। तो अगर हम E=mc² में मास की जगह पर 1 ग्राम रखें, यानी 0.001 kg, और उसे स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो एनर्जी निकल कर आती है वो है 100,000 गीगा जूल, यानी 10⁻14 जूल्स, जो कि टोनी स्टार्क के द्वारा बनाए गए आर्क रिएक्टर से बहुत बहुत ज्यादा है। यानी कि पूरी संभावनाएं हैं फिजिक्स के नियमों के हिसाब से कि अगर भविष्य में कोई ऐसा फ्यूल सोर्स मिल जाए या एनर्जी सोर्स मिल जाए, तो जितनी ऊर्जा टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर बना रहा है उतनी ऊर्जा बनाई जा सकती है। ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई हैं, ये फिजिक्स के नियमों के अंदर आती हैं। एक भी नियम को हमने इसमें नहीं तोड़ा है। लेकिन टोनी स्टार्क ने इतना छोटा रिएक्टर कैसे बना लिया? उसके दिमाग में इसका आइडिया कहां से आया? तो देखो जी, इसकी परिपाटी जो है, बोले तो बेस हावर्ड स्टार्क यानी टोनी स्टार्क के फादर ने ही तैयार कर दिया था। टोनी स्टार्क को अपने फादर के नोट्स मिल गए, जिसमें हावर्ड स्टार्क ने साफ साफ लिखा था कि भविष्य में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जो लिमिटलेस एनर्जी बना सके। अब क्या ये बात फिजिक्स के नियमों के हिसाब से सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर भैया फिजिक्स के नियम ही बदल जाएं तो बात अलग है। आज की डेट तक तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, तो ये बहुत जल्दी काम हो जाएगा, हमारा रिएक्टर बनके तैयार हो जाएगा। अब ये जो नोट्स थे, ये टोनी स्टार्क के जैसे ही हाथ लगे, टोनी का तुरंत दिमाग चल पड़ा। टोनी को ये बात मालूम थी कि उसके आर्क रिएक्टर के लिए हैवी एलिमेंट चाहिए। जैसे यूरेनियम आज के टाइम का बहुत हैवी एलिमेंट है, बल्कि सबसे हैवी एलिमेंट है। ठीक इसी तरीके से टोनी ने अपने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का इस्तेमाल किया था। वो भी एक हैवी एलिमेंट था। लेकिन लगातार न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट की वजह से पैलेडियम टोनी के शरीर में जहर को धीरे धीरे फैला रहा था। अब इसके बाद टोनी ने एक नया एलिमेंट बनाया और उसका नाम रखा बेडेसियम। बहुत ही अजीब नाम है, टोनी स्टार्क की तरह ही था ये भी नाम भी। और भैया टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को मिल गया अपना एक इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पे सवाल आता है, ये क्या चीज है? नया एलिमेंट कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक टेक्नोलॉजी है जो नए एलिमेंट का निर्माण कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। हमें चाहिए एक पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो टोनी ने भी इस्तेमाल किया था। और बहुत सारे लोग ये जो लाइट यहाँ से निकल रही है इसे लेजर समझ रहे थे। ये लेजर नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल्स की बीम है, जिसे टोनी ने एक दूसरे एलिमेंट पर जाके फेंका और उस एलिमेंट में न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो गई, जिसकी वजह से नए एलिमेंट का निर्माण हुआ। यही है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। तो अगर मैं इस बात को हटा दूं कि जी कोई इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स मिलेगा, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो बाकी सारी चीजें विज्ञान के नजर से पॉसिबल हैं। अब देखो, ये तो थी वो संभावनाएं जो कि उस सूट को बनाने की थी। लेकिन ना बनाने की बात पर अगर आए तो मार्वल वालों ने कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई है
विज्ञान की ऐसी दही बनाई है जिसे एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। जैसे कि एक ऐसे नए एलिमेंट की खोज जो ऊर्जा बनाए जा रहा है, बेहिसाब बनाए जा रहा है, पता नहीं कहां से बनाए जा रहा है, बिना इनपुट के आउटपुट दिए जा रहा है। भाई साहब, थर्मोडायनामिक्स के नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं, किसी भी हाई स्कूल के टीचर से पूछते तो वो भी बता देता कि क्या चीज संभव है और क्या नहीं। तो जी ये थे वो सारे तरीके जिनसे ये बात साबित होती है कि आयरन मैन का सूट बनाया जा सकता है। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था कि विज्ञान किसी भी चीज पर आगे तभी बढ़ता है अगर बिना किसी नियम को तोड़े उसे करने की संभावनाएं हों। तो नियमों के हिसाब से आयरन मैन का सूट बिल्कुल बनाया जा सकता है, यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना का खेल खत्म। अब आता है दूसरा सवाल कि ये बनेगा कैसे। तो देखो भैया, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है सिवाय टोनी स्टार्क के अलावा। MIT से डुअल डिग्री, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। चलो चलो, मजाक बहुत हो गया। देखो, भविष्य का कुछ नहीं पता। विज्ञान के नियमों के हिसाब से अगर भविष्य में ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनको असेंबल करके इस तरह के आर्मर सूट बनाए जा सके, तो ऐसे सूट आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। इतने पावरफुल बेशक ना हो, लेकिन इसके आसपास जरूर होंगे। इस सूट के बारे में सोचकर आप विज्ञान का कोई भी नियम नहीं तोड़ रहे। सारी चीजें विज्ञान के नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। अब आर्क रिएक्टर को बनाने के लिए हमें ऐसा छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना पड़ेगा जिसमें ऐसा फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करना होगा जिसकी खोज आज तक नहीं हुई है। और अगर ऐसा हो गया तो सूट चल पड़ेगा, बिल्कुल चलेगा जी। अब भैया, इससे पहले की विरोधी कीर्तन मंडली कमेंट में महाभारत शुरू कर दे कि भैया ये कैसी बातें कर रहे हो, टोनी स्टार्क तो हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, ये सब सच नहीं है, लोगों को गुमराह काहे कर रहे हो। उन्हें मेरा यही जवाब है कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया हमें याद दिलाने के लिए कि टोनी स्टार्क असल में एग्जिस्ट नहीं करता। हमें तो पता ही नहीं थी ये बात। पर ऑन अ सीरियस नोट, विज्ञान को पढ़ने का सही तरीका यही है, इमेजिनेशन। जब तक आप किसी चीज को इमेजिन नहीं कर पाओगे आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। और अगर आपकी इमेजिनेशन और विज्ञान के नियमों में फर्क नहीं है तो आपकी इमेजिनेशन रियल वर्ल्ड में आ सकती है और इसी तरीके का इस्तेमाल करके नई नई टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1991 में रॉकेटियर के नाम से एक मूवी रिलीज हुई थी जिसमें पहली बार दुनिया को जेट पैक, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही था, सिनेमा के बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। इसे देखने के बाद भी विरोध की कीर्तन मंडली ये कहती थी ये तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं बनाया जाएगा। और आज देख लो, वही जेट पैक बनकर तैयार है। तो किसी की इमेजिनेशन थी, किसी की इंजीनियरिंग थी और किसी की कैलकुलेशन। जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, विज्ञान के नियमों के हिसाब से मिल जाएंगी, तब ऐसी ही चीजें बनाई जाएंगी। टोनी स्टार्क के सूट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज को छोड़कर, और वो है ये कि टोनी स्टार्क का सूट एक फाइटर जेट के बराबर, बोले तो धुआंधार रफ्तार पर उड़ सकता था। अब एक फाइटर पायलट लगभग 9 G के बराबर, और ये G है अर्थ की ग्रेविटी, जहाँ पर 1 G का मतलब है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन और 9 G का मतलब है 9 × 9.8। तो एक फाइटर पायलट 9 G के बराबर एक्सेलरेशन झेल सकता है, क्योंकि इसके बाद वो बेहोश हो जाएगा। उसके शरीर का अपना खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा, ग्रेविटी इतनी ज्यादा महसूस होने लगेगी। अब भैया, टोनी स्टार्क भी इसी दुनिया में उड़ रहा है, उसका सूट भी यहीं पे उड़ रहा है, तो उस पर भी जी फोर्स लग रही होगी। लेकिन जिस हिसाब से टोनी स्टार्क एकदम से रुक जाता है, अचानक से कहीं को भी मुड़ जाता है, फिजिक्स के नियम इस चीज को अलाउ नहीं करते, क्योंकि इसको तभी किया जा सकता है अगर इनर्शियल डैम्पर्स नाम की चीज टोनी स्टार्क के सूट में हो। शरीर का हर एक कण इनर्शियल डैम्पर्स की मदद से अचानक से आए हुए इस बदलाव को झेल सके। मतलब बताता हूँ इनर्शियल डैम्पर्स का। देखो, तेज रफ्तार में गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक लगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, गाड़ी ही तो रुकी है, आप थोड़े ही रुके हो और आगे की तरफ गिरोगे, और आपको रोकने का काम करेगी सीट बेल्ट। अब ये जो सीट बेल्ट है, यही है आपका इनर्शियल डैम्पर। लेकिन टोनी स्टार्क हवा में गाड़ी नहीं चला रहा, वहाँ सीट बेल्ट से काम नहीं चलेगा, तगड़ी मशीनरी चाहिए। आयरन मैन के सूट के अंदर बैठे टोनी स्टार्क को अपने शरीर को रोकना पड़ेगा, क्योंकि सूट रुक सकता है, टोनी को कौन रोकेगा? अब टोनी के इस इनर्शिया में आए हुए चेंज को हमें डैम्पिंग इफेक्ट देना पड़ेगा, जिसे इनर्शियल डैम्पर कहते हैं। और ये बनाना अभी तक के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन इतने ज्यादा जी फोर्स पर ये काम नहीं करेगा। बस एक यही छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर कोई सुलझा दे तो जी मजे आ गए। सरकार घसीटते हुए आपको घर से ले जाएगी और अपने लिए नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कराएगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी का। भाई साहब, बहुत पैसा मिलेगा, हो सकता है 2-4 कंपनियां खड़ी कर दो आप। मेरे से जब भी कोई इस तरह की बातें करता है कि जी ये टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, वो बनाई जा सकती है, मैं
कभी भी उसका विरोध नहीं करता, जब तक नहीं करता जब तक फिजिक्स के फंडामेंटल नियम वहाँ पर तोड़े ना जा रहे हों। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बिना इमेजिनेशन के, बिना किसी आइडिया के कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती। इसलिए अपनी इमेजिनेशन को खुल के उड़ने दो, दुनिया को जो कहना है कहने दो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मुझे उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ नया जरूर जाना होगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे रशियन यूएफओ इंसिडेंट्स के बारे में, यानी रशिया की सीक्रेट फाइल्स के बारे में। काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ, अब समय आ गया कि उनकी पोल पट्टी खोल दी जाए। वैसे जाने से पहले मेरा मन कर रहा है कि आपसे एक सवाल पूछ ही लूं। अगर आयरन मैन के बहुत बड़े वाले फैन हो तो इसका जवाब पता होना चाहिए। टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आखिरी बार जारविस का इस्तेमाल किया था और उसके बाद नए एआई सिस्टम यानी फ्राइडे का इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? जारविस में कौन सी कमी आ गई थी? जवाब पता है तो जरूर बताना। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।